नहीं जाएंगे सर, सर उधर हम भी मेल पे छुड़ा लेंगे। चलो ठीक है, अभी देखो दिस इज पेज नंबर 1। अभी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं यहाँ पे। देखो सिचुएशन ये है क्वेश्चन की कि सपोज ये एक स्ट्रिंग है मान ले, है ना, दिस इज एनी स्ट्रिंग। ये एक रस्सी ले ले या स्ट्रिंग ले ले, यहाँ पे कुछ पोर्शन उसका टेबल पे नीचे लटका हुआ है और कुछ पोर्शन टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो ये वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए जिससे ये इक्विलिब्रियम पे रहे या नीचे स्लाइड होकर ना आए। अगर यहाँ पर से तुम ज्यादा लेंथ नीचे कर दोगे तो ये स्लाइड होके क्या होने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सिचुएशन, ठीक है। देखो अभी, सो दिस इज पेज नंबर 1 एंड क्वेश्चन ये है यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन और rope so that it remains in equilibrium, ठीक है, equilibrium on table। मतलब ये यहां पर मैंने टेबल ले लिया और यहाँ पर हमने एक चेन को या फिर एक रोप को रख दिए, ठीक है। ये यहाँ पे रखी हुई चेन या आप रोप समझ लो, और ये कुछ पोर्शन उसका ना यहाँ पे है, ये ऐसे, ठीक है। सो दिस इज द चेन और रोप जो ठीक है, एंड टोटल मास ऑफ चेन और रोप इज कैपिटल M एंड लेंथ ऑफ चेन इज कैपिटल L। सो टोटल मास ऑफ चेन बोल दो या रोप बोल दो, एक ही बात है यहाँ पे। सो नाउ M इज मास ऑफ चेन एंड कैपिटल L इज लेंथ ऑफ चेन या रोप, आपको जो भी लेना है। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू है, दिस इज द रफ सरफेस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना यहाँ पर, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इतना जो पोर्शन है जो यहाँ पे हैंग हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू L। मतलब इधर का जो पोर्शन इट इज L माइनस स्मॉल l, ठीक है। यहाँ पर का जो मास है इधर का चेन का मास ले लो M1 और इधर पे चेन का मास ले लो M2। तो इस स्मॉल l की वैल्यू कैपिटल L के टर्म पे बताना है कि जिससे ये इक्विलिब्रियम पे रहे, ये हैंग होती रहे। अगर ये लेंथ को थोड़ा और बढ़ाओगे तो फिसल के नीचे गिर जाएगी। तो क्वेश्चन समझ गए या नहीं? हेलो हाँ सर, एक बार और बताओ। एक बार और बता दूं क्वेश्चन? यस। ठीक है, आपने एक टेबल पे इस तरह से एक रस्सी को रख दिया है, कुछ पोर्शन उसका नीचे लटक रहा है, हैंग हो रहा है, कुछ पोर्शन उसका टेबल के ऊपर है। तो आपको ये लेंथ की वैल्यू बताना है कि ये लेंथ कितनी होनी चाहिए जिससे ये रस्सी या रोप टेबल से फिसल कर नीचे ना गिरे। समझ गए? समझ गए? यस। क्वेश्चन समझ गए बेटा? वो नीचे फिसल कर नहीं गिरना चाहिए, मतलब जहां पे वो वहीं पे रहे, है ना, नीचे फिसल कर नहीं गिरना चाहिए, ये नीचे फिसल कर नहीं आना चाहिए, जहां पर है वो वहीं पर रहे, ठीक है ना, टेबल से नीचे ना फिसले। तो ये लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो इधर का जो मास है ना, ये वाले पोर्शन का मास, चेन के ये वाला जो मास है, इतना मास अलग इतना मास अलग है, टोटल मास इज M। तो M1 प्लस M2 अगर देखोगे, ये इतना मास हो गया M1 और इधर का मास M2 हो गया। तो टोटल मास मतलब ये हैंगिंग पार्ट का मास M1, जो टेबल के ऊपर उसका मास M2। सो दिस इज द टोटल मास, ठीक है, समझ गए? तो ये हैंगिंग पार्ट का मास कितना होगा ये कैसे लिखोगे? सबसे पहली बात तो यही है कि भाई मास कैसे लिखोगे, पूरी रोप का मास कैपिटल M, तो इतनी जगह का मास कितना होगा। तो तुम्हें ध्यान है, मैंने वो एक एग्जांपल बताया था, 100 रुपए में 10 ऑरेंज आते हैं,
ठीक है, तो 40 रुपए में कितने आएंगे? तो बात वही हो गई यहाँ पे, यूनिटरी मेथड आप जिसको बोलते हो। एल लेंथ का मास कितना है? कैपिटल एम। तो 1 यूनिट का मास कितना आएगा? m अपॉन एल। तो l यूनिट का मास मतलब इतनी जगह का मास कितना है? m1। m1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? m अपॉन एल इंटू स्मॉल एल। और कैपिटल L माइनस स्मॉल l मतलब इतनी जगह का मास कितना है? m2। सो दिस इज m अपॉन एल इंटू l माइनस स्मॉल l। आया ना? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? जी सर। नहीं समझा? यस सर। ठीक वो है, ये 1 यूनिटरी तक के समझा सर, उसके बाद नहीं समझा। उसके बाद नहीं समझा। चलो मान लो टोटल मास, मैंने मान लो टोटल मास है इसका 10 केजी और टोटल लेंथ है इसकी 5 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 मीटर का मास 10 केजी। तो 1 मीटर का मास कितना हो गया? 10 अपॉन 5 केजी। अगर मुझे लिखना है यहाँ पे 2 मीटर का मास या 3 मीटर का मास, तो 3 मीटर का मास कितना होगा? 3 इंटू 10 अपॉन 5 केजी। आया ना? यस। यस अरे सर। समझ गया? समझ गया या यस नहीं सर, अभी? हाँ समझ सर। गया। समझ गए? तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन ये क्वेश्चन से नहीं है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आगे याद रखने के लिए सर ने कैसे एक्सप्लेन किया है इसको। तो इसके लिए इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो आपका ये वाले पोर्शन का मास पता चल गया आपको, इतने पोर्शन का आपको मास पता चल गया। सबसे पहले तो आपको ये मास ही यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अभी समझ गए ये? तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इतने पार्ट का, कि सर ने कैसे सर अगर जितना भी मीटर लिए उसको केजी के साथ, क्या क्या? सर जितना भी मीटर लिए उसको केजी करना है ना। देख, आप 1 मीटर का मास निकाल ले, तो 1 मीटर का मास हो गया 10 अपॉन 5 केजी। तो आप जितने भी मीटर का चाहिए उतने का मल्टीप्लाई कर दे। 3.5 मीटर का चाहिए, 2.5 मीटर का चाहिए, जितने भी मीटर का चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, आप कुछ भी आप निकाल सकते हो। आपने 1 यूनिट का मास निकाल लिया ना, 1 मीटर का मास आपने निकाल लिया ना। समझ गया? हेलो, यस सर। है ना? तो इसके बाद तो आपकी चॉइस, आप कितना। अब ऐसा थोड़ी कि हम रस्सी को काटेंगे फिर वेट मेजर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना। हम 1 यूनिट का मास पढ़े लिखे जैसे काम करेंगे ना अपन यहाँ पे। ठीक है? अरे समझ गया? समझ गया कि नहीं? यस सर, समझ गया। हाँ। तो अभी जो जिसको चाहिए तो भाई ये वाले पोर्शन का ले लो स्क्रीनशॉट, जिससे आप लोग आगे याद रख सको कि कैसे करवा दिए थे सबने। ठीक है? डन सर। मेरा लेकिन ये पेज नंबर 1 ही है। हाँ, ये मेरा पेज नंबर 1 है यहाँ पे। अब ये वाला पोर्शन नीचे नहीं आना चाहिए फिसल कर, मतलब ये यहाँ पर का जो वेट है mg, देखो यहाँ पर का जो वेट है, देखो यहाँ पर का वेट कितना हो गया? m1g, है ना? और इधर पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर का जो फ्रिक्शन है और ये वाला जो वेट है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो ये नीचे फिसल कर नहीं आएगा। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। बेटा इतनी जगह पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो अगर इसके वेट से, जो हैंगिंग पार्ट है उसके वेट से अगर बैलेंस हो रहा है तो ये नीचे फिसल कर नहीं आएगा, है ना? यही बात हुई ना। अब ये हैंगिंग पोर्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आ गया नॉर्मल और यहाँ पर का वेट हो गया m2g। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और ऐसे कर देता हूं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको एक ब्लॉक बना दिया। भाई एक ब्लॉक हमने यहाँ पर ले लिए, इस ब्लॉक का मास हो गया आपका m2 एंड नाउ इट इज पासिंग। और एक स्ट्रिंग हमने ले लिए और एक ब्लॉक हमने यहाँ पे लटका दिया। दिस इज मास इज m1 और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू है। तो ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया आपका m2g, यहाँ पे टेंशन फोर्स, यहाँ पे टेंशन फोर्स, ये बन गया आपका m1g और इधर पे पीछे कौन सा हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन। तभी तो रेस्ट पे रहेगा ना। तो क्या हम इस सिचुएशन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहां पर से आपने रस्सी को काट दिए, वो रोप को या चेन को, और एक आइडियल रस्सी यहाँ पे बांध दिए, पुली लगा दी।
तो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन अब आइडेंटिकल है, ठीक है ना, एक ही बात है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। मतलब यहाँ पर ये फिसल कर नहीं आना चाहिए, तो ये कब फिसल कर नहीं आएगा कि टेंशन फोर्स होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन के, और यहाँ पर टेंशन फोर्स किसके बराबर है, m1g। सो देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू m1g। जो आप यहाँ डायरेक्ट सोच रहे थे, आप यहाँ पे इनडायरेक्ट इस तरह से भी सोच सकते हो। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है बेटा? सर नो सर। सर हाँ बोलो। सर वो यूनिटरी मेथड में इसमें बोलो। हाँ वो लास्ट वाली स्टेप सर। देख m1 कौन सा वाले पार्ट का मास है, ये वाले पार्ट का मास है ना m1, यस सर। और इतने सर पार्ट वो का नहीं, मास कितना होगा, तो इतनी जगह की लेंथ कितनी है, कैपिटल L माइनस स्मॉल l है ना। यस सर। इसलिए अपन ने m2 को, मतलब ये वाले पोर्शन का जो टेबल के ऊपर रखा हुआ, उतने पोर्शन का ये वाला मास है m/l इंटू l माइनस स्मॉल l। यस सर समझ गया। अभी समझ गया? यस सर। देखो यूनिटरी मेथड लगाते टाइम ना, तुम अगर मैं यही बोलता न्यूमेरिक डेटा से, तो तुम लोग जल्दी पकड़ते हो। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे टोटल मास इज 10 kg एंड टोटल लेंथ इज 5 मीटर, तो यहाँ आप जल्दी पकड़ते हो। 5 मीटर का मास 10 kg, तो 1 मीटर का मास 10/5 kg। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए 3 मीटर का मास, तो 3 इंटू 10/5 kg। यही करते ना आप? यस सर। यस सर। तो जब ये न्यूमेरिक डेटा दिया रहता है आपको, न्यूमेरिक डेटा दिया रहता तो जल्दी दिमाग में आता है, लेकिन न्यूमेरिक डेटा नहीं है तो फिर हम थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। अभी समझ गए? कोई फर्क नहीं है, लेकिन न्यूमेरिक डेटा दो, चाहे इस तरह से डेटा लिखो आप। क्लियर हो गया अभी? हेलो, क्लियर हो गया? अरे समझ गए या नहीं? समझ गए बेटा? आगे बढ़ू मैं अब? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। सर ये टाइम पे केमिस्ट्री की क्लास थी ना अभी? केमिस्ट्री की क्लास का टाइमिंग हो गया 9:30 बजे से। 9:30 बजे से है 9:30 से कितने बजे तक? 10:30 बजे तक। ठीक है, या शायद 9:30 से 10 है या 10:30 है, मुझे भी ध्यान नहीं है। 10:45 है सर। हाँ, नहीं 10 से सर 9:45 से 9:45 से 10:45। 10:45 तक। अभी देखिए ना टाइम टेबल में, क्लियर हो गया? लेकिन ये जो एफएस मैक्सिमम होता है ना, एफएस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एफएस मैक्सिमम, हाँ या ना? अरे समझ गए कि नहीं? और ये एफएस किसके बराबर, यहाँ पे आपका m1g, इट इज लेस देन इक्वल्स टू एफएस मैक्सिमम किसके बराबर है, अभी एफएस ही लिखा रहने दो, ये किसके बराबर होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। ठीक है, तो आपका काम आसान हो गया। यहाँ पे एफएस की वैल्यू अब मैं इधर का मिटा दे रहा हूँ अभी। अब इतने पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको मिटा देता हूँ और यहीं पर से क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, समझ गए? तो 1 मिनट, ये m1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, m/l इंटू स्मॉल l, और ये m2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, m2g की, या m2 की वैल्यू लिखना पड़ेगा ना, चलो बाद में लिख देंगे। अभी इतने पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इतने पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी। डन सर। डन, ओके। तो मैं इधर का पोर्शन मिटा दूं, लेफ्ट साइड का। अभी देखो आपके पास में इक्वेशन आ गई है, fs इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल, लेकिन fs किसके बराबर है, m1g, म्यू इंटू नॉर्मल किसके बराबर यहाँ पे, m2g। सो इट इज m1g लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू m2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में, इट इज m/l इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल l इंटू g। तो जो कॉमन टर्म है वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, m1 की वैल्यू भी पुट कर दो, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू m/l इंटू
स्मॉल एल। तो जो कॉमन टर्म है आपके m अपॉन एल इंटू जी, m अपॉन एल इंटू जी, ये कट जाएगा। तो इधर पे क्या बच रहा है आपके पास में, l लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल l। समझ गए इतना? अरे समझ गए? हेलो? यस सर। ठीक है, तो ये था आपका M2, मैं यही लिखा रहने देता हूँ। ओके, तो अब आपका काम और आसान हो गया। तो L लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू कैपिटल L माइनस म्यू इंटू स्मॉल l, इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आओ। तो L प्लस म्यू इंटू स्मॉल l लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू कैपिटल L। यहाँ पे स्मॉल l को कॉमन निकाल लेना, 1 प्लस म्यू लेस देन इक्वल्स टू म्यू l। तो L लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू कैपिटल L अपॉन 1 प्लस म्यू। देख लो अभी, समझ गए? तो ये जो हैंगिंग पार्ट है, यहाँ पर की लेंथ इसके बराबर या इससे छोटी होनी चाहिए, तब वो कैसा रहेगा, रेस्ट पे रहेगा या इक्विलिब्रियम पे रहेगा, अदरवाइज ये फिसल जाएगा। तो दिस इज द पेज नंबर 2 अपना। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। इस पेज का डन। ओके, ना पेज नंबर 3 आप देखो। Now this is page number 3 है ना? देखो पेज नंबर 3 पे सिचुएशन ये है, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, which is easier to push the roller or to pull the roller? रोलर को पुश करना आसान होता है या पुल करना आसान होता है? रोलर मतलब जो क्रिकेट के पिच में पिच को दबाने के लिए यूज कर रहे हैं ना अपन, वो रोलर या कोई और नॉर्मल रोलर है ना, जहाँ पे जमीन को आप क्या करना चाह रहे हो, दबाना चाह रहे हो। सर तो which is easier to push the roller or to pull the roller? सर हाँ बता। ऐसा क्वेश्चन तो कल भी आया था। यस सर, कल पेपर में आए थे 2-3 क्वेश्चन। ऐसे थोड़ी थे 2-3 क्वेश्चन, तो आपको सीधा सीधा दिमाग लगाना ना। आंसर क्या है इसका? टू पुल द रोलर। रोलर को ना हमेशा पुल करना आसान होता है, जस्टिफाई करते हैं अभी अपन इसका आंसर, ठीक है ना? कैसे कि भाई पुल करना आसान क्यों होता है और पुश करना डिफिकल्ट क्यों होता है, तो उसका रीजन देखो अभी। दिस इज पेज नंबर 3। अब इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे केस 1 अपन देख ले रहे हैं अभी। पहले इसके लिए हम पुश करते हैं रोलर को, तो पहले पुश करने पे कितना फोर्स की जरूरत है वो हम चेक कर ले रहे हैं। पुश करने में कितने फोर्स की जरूरत है उसको हम पहले चेक कर ले रहे हैं। सपोज दिस इज द रोलर, ठीक है, एंड मास आप कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एंड आप इसमें जो फोर्स लगा रहे हैं पुश करने के लिए, तो आप हॉरिजॉन्टल से कुछ डायरेक्शन बनाकर आप इसको पुश कर रहे हो। ये F फोर्स आपने लगाया, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे? थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। बाकी के जो फोर्सेज आ रहे हैं, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया mg, क्योंकि आप इसको आगे धकेल रहे हैं तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। और अब आपको इस F के ना कंपोनेंट देखना है, तो इस F के कंपोनेंट कौन कौन से आ जाएंगे? इस F के कंपोनेंट कौन कौन से आ जाएंगे? देखो आपने फोर्स लगाया F, और ये हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल है? थीटा डिग्री का। तो F को आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो पुशिंग फोर्स लगाया है उसको क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, है ना? तो उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो F कौन सा फोर्स है यहाँ पे? दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो अब आप इसको क्या कर लो? F को रिजॉल्व कर लो।
तो f को जब आप रिजॉल्व करते हो यहाँ पर, तो f का ये एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दिस F इज cos theta. f cos थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर पे नीचे की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन ऐसा है, सो दिस इज f sin थीटा, है ना। एंड Yes, sir. यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, तो इक्वेशन कैसी बनेगी यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो नॉर्मल की वैल्यू किसकी इक्वल है, नॉर्मल ऊपर लग रहा हो, नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स आ रहा है, mg प्लस f sin थीटा, हाँ या ना में जवाब देना, बराबर है। Yes, sir. यस सर। नॉर्मल ऊपर है, mg नीचे है, और f sin थीटा भी नीचे है। अच्छा, ये जो रोलर है ये फिसलना चाहिए आगे की तरफ, तो फिर ये f cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस फ्रिक्शन। सो यहाँ पे आएगा टू स्लाइड द रोलर को स्लाइड करने के लिए f cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से ज्यादा या बराबर तक तो होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम। वैसे भी फ्रिक्शन से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा कितना मतलब 0.00001 भी अगर ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा, तो भी स्लाइड होने लगता है, इसलिए मैंने ये इनइक्वालिटी लगा दिया यहाँ पे, f cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन। बट हमको पता है भैया कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू इनटू नॉर्मल। अब हम लिमिटिंग वैल्यू ले लें स्टैटिक फ्रिक्शन की या काइनेटिक ले लें, एक ही बात है यहाँ पे, तो फिर ये टर्म आ जाएगा आपका f cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, mg प्लस कितना f sin थीटा, ठीक है। अब इसमें म्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दो और रीअरेंज कर दो, f cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू mg प्लस म्यू इनटू f sin थीटा। सो इट इज f cos थीटा, ये वाले टर्म को इधर लाना, माइनस म्यू इनटू f sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू इनटू mg। तो यहाँ पर आप f को कॉमन निकाल लेना, तो ब्रैकेट में बचेगा cos थीटा माइनस म्यू इनटू sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू इनटू mg। तो f ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू इनटू sin थीटा, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। तो रोलर को पुश करने के लिए इतने फोर्स की जरूरत है, ये कैलकुलेशन देखो आप, यहाँ पे लॉजिक ज्यादा नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है थोड़ा सा, तो आप कैलकुलेशन एक बार देख लो, है ना, कैलकुलेशन देखो, लॉजिक ज्यादा नहीं बट कैलकुलेशन आप लोग। कोई डाउट अभी यहाँ तक, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। इक्वेशन 1 देखो, अभी ये इक्वेशन 2 में अभी काम में आएगा, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब पेज नंबर 4 में लिख रहा हूँ, मेरा काम थोड़ा आसान है, मैं यहाँ पे डायग्राम ज्यादा नहीं बनाऊंगा। पेज नंबर 4, इस पेज का हो गया आपका स्क्रीनशॉट, देखो। अब दूसरा जो केस है यहाँ पे, दिस इज पुल, अभी हम पुश कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं इसको पुल। तो पुल करने के लिए जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये यहां से हटा के, बाकी सब कुछ तो सेम आएगा, देखो फोर्स आप कैसा लगाओगे, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन आएगा आपका ये ऐसा, पुल करने के लिए, है ना, दिस इज द पुल, और हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री का एंगल देना। तो फिर से कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, तो ये कंपोनेंट आ गया आपका f cos थीटा अब सामने, और ये वाला जो कंपोनेंट है इधर का, अब ऊपर के डायरेक्शन में आ गया आपका f sin थीटा, आया ना? अरे समझ गए कि नहीं? पुल करना मतलब ऐसा होता है ना, रोलर ऐसा है, अपन ऐसा खींच रहे हैं, पुश करना मतलब ऐसा अपन धक्का दे रहे हैं, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल से आपने इसको ऐसा खींचा। अभी समझ गए सर? हाँ बोलो नमन। सर आपने राइट हैंड साइड से लिए, उसको लेफ्ट हैंड साइड से नहीं ले सकते क्या? पुल करना अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे खींचते मान लो, तो जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है, फिर फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट करना पड़ता है, बात तो वही है, क्या फर्क पड़ता है।
ठीक है, ओके सर। ओके। फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है ना फिर। क्लियर हो गया अभी? यस सर। देन अब नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर? क्या नॉर्मल की वैल्यू यही है कि कुछ चेंज है नॉर्मल? यहाँ चेंज है। प्लस की जगह माइनस लिख दूं नॉर्मल में अब, यस सर। है ना? नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर? mg माइनस एफ साइन थीटा आएगा ना, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा ये किसके बराबर बनता है? सिंस नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg आता है, तो नॉर्मल की वैल्यू अब आपकी ये हो गई। ये कंडीशन वैसी चलेगी, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर आपका माइनस का साइन रहेगा, और ये ट्रांसपोज होके आएगा तो यहाँ पे आपका प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस का साइन है, तो ये टर्म कितना हो गया? प्लस हो गया। एंड नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ गए? तो f में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप देखोगे, f पुश करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू इनटू sin थीटा है, और f की वैल्यू पुल करने के लिए कितनी आ रही है हमारे पास में? f की वैल्यू पुल करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू इनटू sin थीटा। अभी देखो कौन सा फोर्स ज्यादा लग रहा है, फोर्स वाला है कि पुल वाला? देखो कौन सा ज्यादा है? पुल वाला। हाँ, पुल वाला ज्यादा है कि कम है? यहाँ प्लस है ना, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा ये रहेगा तो ये फोर्स कम होगा। यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है ना, माइनस है ना यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर छोटा, इसका मतलब क्या है? अभी समझ गया? हेलो, अरे समझ Yes, गया कि sir. नहीं? हाँ देख लो अभी। Yes. नो सर। अच्छे से देख, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आ गया अपना, तो पुश वाला जो फोर्स आया था इक्वेशन 1 इसके पहले वाले पेज में से, पुश सर वाला वो प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मत दे। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, cos थीटा नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी मत देख क्योंकि दोनों टर्म एक जैसे नहीं है। पुश में आया था cos थीटा माइनस म्यू इनटू sin थीटा है। हेलो, अरे पुश में क्या है? cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, और पुल में क्या आया है? cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। कौन सी वैल्यू बड़ी है बताओ जल्दी से? पुश वाला फोर्स बड़ा दिख रहा है कि पुल वाला फोर्स बड़ा दिख रहा है? उस हाँ, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी। म्यू mg दोनों में है, न्यूमरेटर का टर्म तो दोनों में सेम है, हाँ या ना? न्यूमरेटर का टर्म दोनों में सेम है ना, म्यू mg, इधर भी म्यू mg है। अरे भाई देखो ना वहां पे, न्यूमरेटर का टर्म दोनों में सेम है ना? यस सर। हाँ, तो बात आ जाएगी अब डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर अगर छोटा रहेगा तो वैल्यू बड़ी आएगी, तो डिनोमिनेटर छोटा किस में? पुश वाले फोर्स में। ठीक है? हेलो, अरे ठीक है? यस सर। यस सर। yes, sir. हाँ ओके, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। जस्टिफाई कर दिया अपन, मैथमेटिकल जस्टिफाई कर दिया इसको। ठीक है, अब आते हैं अपन पेज नंबर 5 पे। हो गया इस पेज का स्क्रीनशॉट? यस सर। Now this is पेज नंबर 5। देखो पेज नंबर 5 पे सिचुएशन ये ले रहा हूं मैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ m2। कल भी एक क्वेश्चन इसी तरह का आया था टेस्ट पे। देखो यहाँ पे हमने एक बॉक्स लिए एंड सपोज दिस इज द स्मूथ सरफेस, और यहाँ पे आपने एक स्प्रिंग लगा दिया, और ये दूसरा ब्लॉक आपने लिया, दिस ब्लॉक हैव मास m1 एंड दिस ब्लॉक हैव मास m2। यहाँ पे आपने 200 न्यूटन का एक फोर्स लगाया F, लेकिन ये वाले ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो आपको M2 ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है। M2 ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना आएगा, ठीक है। इट इज ऑफ 200 न्यूटन, तो इसका एक्सीलरेशन आपको बताना है कितना है, ठीक है, समझ गए। सेम क्वेश्चन है सर। हाँ सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया था। तो अभी देखो इसमें M1 का मास और M2 का मास, M1 इज इक्वल टू सपोज 10 kg एंड M2 इज इक्वल टू सपोज कितना kg है, 20 kg। तो इसको एक्सीलरेट कौन सा फोर्स करा रहा है, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स इस पे भी इतना ही लगेगा। तो जितना स्प्रिंग फोर्स M1 पे आएगा उतनी ही स्प्रिंग फोर्स M2 पे आएगा। नॉर्मल और mg की हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हम मोशन को डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। इस पे भी अगर आप देखोगे तो इस पे आ गया नॉर्मल N1, फिर इसका वेट M1g, यहाँ पर नॉर्मल N2, इसका वेट M2g। तो सबसे पहले आप यहाँ पर न्यूटन लॉ अप्लाई कर दो। तो इसको कौन आगे खींच रहा है, कौन इसको एक्सीलरेट करा रहा है, तो यहाँ Spring पे स्प्रिंग फोर्स है ना। सो स्प्रिंग फोर्स Fs इज इक्वल टू M1a एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास में M1 है 10, A है 2, तो स्प्रिंग फोर्स कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। यही स्प्रिंग फोर्स यहाँ भी। तो अब आप यहाँ पे क्या कर लो, न्यूटन लॉ लगा दो। तो यहाँ पे न्यूटन लॉ लगाओगे तो F माइनस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू M2 इंटू A2, समझ गए। तो F की वैल्यू है 200, Fs की वैल्यू कितनी आ गई 20 एंड M2 कितना हो गया 20 इंटू A2। सो दिस इज 180 इज इक्वल टू 20 A2, ये 0 से 0 गया। A2 की वैल्यू कितना आ गया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या है इसका एक्सीलरेशन। यहाँ पे ध्यान देना, अगर स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग लगी होती, अगर स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग लगी होती तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि रस्सी एक्सपांड नहीं होती है ना। तो दोनों का एक्सीलरेशन कैसा होता, सेम होता। लेकिन यहाँ आपने स्प्रिंग लगा दिए इसलिए एक्सीलरेशन डिफरेंट है और सेम भी हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे दोनों के एक्सीलरेशन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए या नहीं, हेलो। यस सर। अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिए, Done, sir. ओके। नाउ पेज नंबर 6। अब इसमें आपको फाइंड द एक्सपांशन इन स्प्रिंग कैलकुलेट करना है। Now the question is this: find expansion in spring, and the situation is that यहाँ पे 37 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक लिया, ठीक है, ये एक ब्लॉक है। नाउ यहाँ पे एक स्प्रिंग आपने अटैच कर दी है इसके साथ में एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1000 न्यूटन पर मीटर। ब्लॉक का मास है आपका 5 kg और g की वैल्यू आप कितनी ले लेना, यहाँ पे g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले लोगे, ठीक है। एंड जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0.4, 0.4 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो आपको बेटा इस स्प्रिंग में कितना एक्सपांशन होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए या नहीं, क्वेश्चन समझ गए? यस सर। अभी क्या करोगे, सबसे पहले तो ये देखो कि अगर हम स्प्रिंग को काट दें, थोड़ी देर सोचो, ठीक है, थोड़ा सा सोचो, स्प्रिंग काट दें तो क्या ये ब्लॉक नीचे स्लाइड होके आएगा कि रुका रहेगा? क्या स्प्रिंग लगाना जरूरी है? स्लाइड होगा सर। क्या स्प्रिंग लगाना जरूरी है ना? क्या स्प्रिंग लगाना जरूरी है? अगर हम स्प्रिंग को हटा दें यहाँ से तो क्या ये ब्लॉक स्लाइड होगा नीचे? थोड़ा सोचो जल्दी से। हाँ सर। सर होगा। क्यों होगा, क्यों होगा बताओ। स्मूथ सरफेस है सर। उसको रोक के रखिए। क्या है, स्प्रिंग फोर्स लो हट जाए। बस क्यों होगा जल्दी बताओ।
अच्छा चलो अब यहाँ पे देखना tan 37 कितना, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, tan 37 या tan थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 37 डिग्री, दैट इज tan 37 होता आपका 3/4 एंड इट इज 0.75 है ना, और जो tan थीटा c इज इक्वल टू म्यू एंड इट इज 0.4, याद आया कुछ, याद आया कुछ? सो देयरफॉर Angle of repose. angle of repose, what is the angle of repose? theta c. so angle of repose theta c जो है ना ये 0.4 है, ये छोटा है, किससे छोटा है? ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से छोटा है ना। या फिर आप ऐसा ले लो कि जो म्यू है, म्यू की वैल्यू tan 37 से छोटी है, मतलब अगर आपने स्प्रिंग यहां से हटा दिया तो ये ब्लॉक बेटा स्लाइड होके नीचे आ जाएगा, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर। है ना, तो अब स्प्रिंग भी रोक के रखेगी, तो अब यहाँ पे देखो इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा एंड सपोज इट इज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक लगेगा इसमें स्प्रिंग फोर्स, और फिर आप इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दोगे, mg लग रहा आपका नीचे, तो आप mg को रिजॉल्व कर दो, तो ये वाला जो टर्म आएगा दिस इज mg sin 37 ये वाले डायरेक्शन पे, और ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? mg cos 37, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। ये बॉक्स स्लाइड हो रहा है कि रेस्ट पे ही है? दिस बॉक्स इज एट रेस्ट। अब रेस्ट पे अगर है तो ये हो गया इसका नॉर्मल, अगर रेस्ट पे है तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी? सिंस बॉक्स इज एट रेस्ट ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग के कारण ये रेस्ट पे है, अगर आप स्प्रिंग हटा दोगे तो स्लाइड हो जाएगा। तो अब देखो स्प्रिंग फोर्स प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू mg sin 37, हाँ या ना जवाब देना। अरे समझ गए या नहीं? यस सर। समझ गए बेटा? इधर पे mg sin 37 और ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं आपके? एक स्प्रिंग फोर्स हो गया ना, ये वाला कौन सा फोर्स है? दिस इज स्प्रिंग फोर्स, और ये कौन सा था आपका? फ्रिक्शन। तो स्प्रिंग फोर्स होता आपका kx। आपको एक्सटेंशन पूछा था ना, अगर स्प्रिंग फोर्स अकेला पूछता तो कुछ नहीं करते, इसको इधर ले आके सेपरेट कर देते, लेकिन पूछा है एक्सपेंशन कितना, तो kx प्लस ये वाली वैल्यू हो गई आपकी म्यू इनटू नॉर्मल, एंड दिस इज mg sin 37, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? नॉर्मल की वैल्यू है mg cos 37 इज इक्वल टू mg sin 37, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हाँ या ना जवाब दो भाई। यस यस सर। तो अब x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू, सारे डेटा पता ही है आपको, k की वैल्यू पता है, म्यू की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है, x निकल जाएगा। Yes, sir. अभी स्क्रीनशॉट ले लो, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। डन सर। डन? सर। हाँ, एक बार और देख लो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इसी क्वेश्चन को एक बार और देख लो अच्छे से, कैलकुलेशन, कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, देख लिए? देख लिए क्या? अब इसमें बताना थोड़ा सा और, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ क्वेश्चन को, पेज नंबर 7, ठीक है। अभी बताओ, सब कुछ ये रहने दिया क्वेश्चन मैंने, लेकिन यहाँ 0.4 की जगह पे कितना कर दिया? 0.8 कर दिया। तो अब बताओ अब आगे, 0.4 की जगह 0.8, तो ये फिसल कर आएगा कि नहीं आएगा? स्प्रिंग लगाना जरूरी है क्या? स्प्रिंग लगाना जरूरी है क्या? स्प्रिंग लगाना जरूरी है क्या? स्प्रिंग की जगह तुम रस्सी भी सोच सकते हो, रस्सी भी बांध सकते हो, ऐसा स्प्रिंग की जगह रस्सी ले लो, तो रस्सी एक्सपांड नहीं होती, तो वहां पे सिर्फ आपको टेंशन फोर्स निकालना होता है ना। तो आपने अगर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा ले लिए, रफनेस बढ़ा दिए सरफेस की,
तो ये कैलकुलेशन आपका एज सच चलेगा, लेकिन यहाँ पे अब ये वाली वैल्यू आपकी ज्यादा हो गई है ना, एंगल ऑफ रिपोज इज ग्रेटर देन दिस एंगल। तो अगर ये है तो बॉक्स इज रिमेन्स एट रेस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, है ना, बॉक्स इज एट रेस्ट विदाउट या बॉक्स कैन रेस्ट, box can be at rest without spring, box can be at box remains at rest without using spring। स्प्रिंग का यूज करने की जरूरत ही नहीं है आपको अब यहाँ पे, है ना, स्प्रिंग की यूज करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर स्प्रिंग को यूज करने की जरूरत ही नहीं है तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन आएगा क्या? सो देयरफॉर स्प्रिंग फोर्स, दिस इज स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 0, kx इक्वल्स टू 0, मतलब एक्सपेंशन ऑन स्प्रिंग इज 0। एंड यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना आएगा? फ्रिक्शन इज स्टैटिक, और इसकी वैल्यू आ जाएगी mg sin 37। यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक और इसकी वैल्यू इसके बराबर रहेगी, mg sin 37 के बराबर रहेगी। मतलब ये वाले फोर्स की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। अब समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं कि कोई डाउट है? यहाँ पे ध्यान देना, जब मैं एंगल ऑफ रिपोज को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने सिचुएशन कुछ ऐसी बना रहा था, है ना। सपोज ये बॉक्स मैंने यहाँ पे रखा ऐसा, या डस्टर यहाँ रखा, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है एंगल, ये हेलो, ये एंगल दिख रहा है बेटा अभी, है ना। Yes, sir. ये इंक्लिनेशन का एंगल, मान ले ये वाला एंगल तुम्हारा कितना है? 40 डिग्री है सपोज, जहां पर से फिसलता है 40 डिग्री में ये फिसलता है, तो 40 डिग्री क्या रहेगा? एंगल ऑफ रिपोज रहेगा, और वो 40 डिग्री इक्वल्स टू 10 म्यू के बराबर रहेगा, 1040। लेकिन अगर एंगल मैंने 20 डिग्री रखा, यहाँ पे कम रखा, ठीक है, तो ये फिसल रहा है क्या? नहीं फिसल रहा। आपको कुछ रस्सी बांधने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। Yes, sir. और लेकिन अगर एंगल मैंने ज्यादा लिया तो यहाँ पे ये तो फिसल के नीचे आएगा, और फिसल के अगर ये नीचे आ रहा है तो फिर आपको इसको रोकना है, तो यहाँ से आपको रस्सी बांधना पड़ेगा ना, तो ये फिसल के नीचे ना आए। सर हाँ वो फिसल के नीचे नहीं आएगा, मतलब न्यू की वैल्यू उससे कम है क्या? हाँ, फिसल के नीचे नहीं आ रहा। नहीं, म्यू की वैल्यू कम नहीं है, म्यू की वैल्यू उतनी है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको और इसको बदला नहीं है, ये एंगल कम है तो म्यू की वैल्यू तो उतनी है, लेकिन यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कैसा है? यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल छोटा है, मतलब उतना सफिशिएंट नहीं कि फिसल के आ सके। समझ गए? म्यू की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल बढ़ाते जाओगे म्यू की वैल्यू उतनी ही रहेगी, लेकिन इसको नीचे पुल करने वाला जो फोर्स है mg sin थीटा वाला, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो म्यू की वैल्यू तो फिक्स रहती है अपनी। ठीक है? यस सर। सर मतलब क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से ज्यादा है? क्रिटिकल एंगल, हाँ, मतलब कि यहाँ पर का जो क्रिटिकल एंगल है वो इससे ज्यादा है। मतलब अगर मैं इसको स्प्रिंग को हटा भी दूं यहाँ पर से, तब भी ये नहीं फिसलेगा। ये कब फिसलेगा? यहाँ पे अगर मैं इसको और बढ़ा दिया मैंने ये वाले एंगल को, ठीक है, मतलब tan थीटा की वैल्यू 0.8 आनी चाहिए, तब ये फिसलेगा, अदरवाइज नहीं फिसलेगा। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना ही है यहाँ पे, क्योंकि आपने सरफेस बदला नहीं है ना। आपने अगर सरफेस नहीं बदला तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी चेंज कर देगा, ठीक है। आप इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को कम ज्यादा कर सकते हो, आप इसको नहीं बदल रहे ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो इस सिस्टम के लिए इतना ही है। ये जैसे ऐसा रख दिया अपन ने, ठीक है, या ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदल गया क्या? नहीं, वो तो इन दोनों पेयर के लिए एक ही है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो गया? 0, हॉरिजॉन्टल है। अब इसको तुमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, अब फ्रिक्शन 0 थोड़ी है, अब इसको इधर पे जो फोर्स लग रहा है, दिस इज mg sin थीटा, इसके कारण इसमें पीछे की तरफ फ्रिक्शन जनरेट हो गया। समझ गए?
यस सर। क्लियर हो गया अब कि नहीं? अरे समझ गए यस सर। अच्छे से? यस सर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। दिस इज स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पे क्योंकि ये कंडीशन ऐसी दी है यहाँ पर के लिए, इस सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल ज्यादा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से, इसलिए बॉक्स रेस्ट पे रहेगा। आप स्प्रिंग को हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर कितना टाइम बाकी है? बस खत्म आज का। सर तो हाँ, पेपर के डाउट का पूछेंगे? पेपर के डाउट बेटा शाम को, पेपर के डाउट शाम के जो डाउट क्लास रखे ऑनलाइन वाली उसी में बताऊंगा मैं। ठीक है, पेपर का डाउट शाम की डाउट क्लास में, आज दोपहर में भी पूछ सकते हो कोई, पर शाम को डिस्कस करूंगा पेपर के डाउट में। हेलो यस सर। यस सर। सर टाइम